आइए फिर तीसरी लहर की तरफ चलते हैं। दो लहरें मैंने आपको बता दी कि उनमें क्या क्या था। हिंदी फिल्मडम और हिंदी फिल्मडम के इतिहास के कुछ हिस्से अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये जो तीसरी आपके सामने आ रही है लहर, इसमें मौजूद हैं तीन बड़े बड़े कमाल के कलाकार जिन्होंने शुरुआत की थी एक गुमनामी की ज़िंदगी से, लेकिन फिर इतना नाम किया। मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बताता चलूँगा। ये बरस है 1958 से लगभग 1961 के बीच का। आइए कुछ बातें उनके बारे में किए लेते हैं। वो कलाकार जिनकी मेहनत रंग लाई, वो कलाकार जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हरियाली बरसा दी, और ऐसी हरियाली बरसाई भाई कि ये सूखे पत्ते भी जो हैं ये एक अजब सा संगीत देने लग गए। तो देखते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे कलाकारों की जो 1958 के बाद से ताल्लुक़ रखते हैं। सड़क पर चलते चलते फिर कितनी कारें उन्होंने इकट्ठी की, ये समय ने बताया। और मैं तो अब आपको बताऊं कि आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ आशीर्वाद देने के लिए गाय मैया आ गई है। इनकी ऊपर विश्वास तो पूरा है, लेकिन कहीं सिंग लग गया तो जिन तीन कलाकारों का जिक्र मैं करने वाला हूँ, उसमें एक कलाकार पे पिक्चराइज तो ये गाना भी है, दूर रहकर ना करो बात। ये बहुत खूबसूरत जंगल है और मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। वो तीन कलाकार कौन कौन। बेहतरीन से मतलब ये कि इतनी कामयाबी हुई क्या कहने। मैं सुन रहा था तो एक कलाकार ने एक इंटरव्यू में कहा, भाई देखिए बड़ा मुश्किल टाइम था, 1958 के बाद का समय बड़ा मुश्किल था, 59-60, और हम तीन एक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर के बाहर बेंच पे बैठे रहते थे और ये सोचते थे कि देखें प्रोड्यूसर किसको बुलाता है। तो उन तीन एक्टर में एक एक्टर को ज़्यादातर प्रोड्यूसर बुलाता था, तो दूसरा एक्टर कहता था यार इसे ही क्यों बुलाता है, हमें क्यों नहीं बुलाता प्रोड्यूसर। तो ये जो हमारा कलाकार जो बता रहा है ये हंसने लगता था। तो 1958, 59-60 में जो तीन एक्टर्स जगह बना रहे हैं हिंदी फिल्म्स में, वो हैं शशि कपूर। ये बात जो है ये शशि कपूर बोल रहे थे एक इंटरव्यू में। और दूसरे एक्टर थे मनोज कुमार, जिन्हें प्रोड्यूसर अक्सर बुला लेता था। और तीसरे एक्टर थे धर्मेंद्र। तो ये जो कलाकार हैं, इन कलाकारों का कमाल ये है कि एक ही वक्त में स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके आने से मुझे लगता है कि शुरू हो गई तीसरी लहर। तीसरी लहर का मतलब ये है कि अब यहाँ हमें ये देखना है कि ये एक्टर आफ्टर ऑल इतने कामयाब हुए, शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत की बात अगर हम करें तो शशि कपूर को एक फिल्म मिली, बरस था 1961। भूल सकता है भला कौन वो प्यारी आंखें, ये गाना मिला। फिल्म मिली धर्मपुत्र और शशि कपूर एक्टर हो गए। दूसरी तरफ जो दूसरे एक्टर हैं मनोज कुमार, उन्हें जो फिल्म मिली वो थी कांच की गुड़िया, बरस था 1961। और वहाँ मुकेश साहब ने कमाल किया, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान। तो ये मनोज कुमार भी कामयाब हो गए, बरस 1961। उधर धर्मेंद्र को जो फिल्म मिली शोला और शबनम, वो एक बेहतरीन फिल्म थी। और उसके गीत जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगा। ये जो उजाड़ दिख रहा है, थका हुआ सा पेड़, तीनों की जिंदगी ऐसी थी। शशि कपूर फर्स्ट फैमिली से हैं, कपूर से कोई मदद नहीं मिली। धर्मेंद्र एक गांव से पंजाब के चल के आए और मेहनत से वहां तक पहुंचे।
और मनोज कुमार जो कि हरि कृष्ण गोस्वामी होते थे, उन्होंने भी अपना नाम मनोज कुमार किया क्योंकि वो दिलीप कुमार साहब के ज़बरदस्त दीवाने थे और दिलीप कुमार साहब का नाम फिल्म शबनम में था मनोज, इसीलिए मनोज कुमार ने अपना नाम हरि कृष्ण हटाकर मनोज कर दिया। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। शशि कपूर बड़े मासूम से दिखाई देने वाले एक्टर, और शुरू की उनकी कुछ फिल्म्स हैं जैसे आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे, कैसे मनाऊं पियवा, तो ये भी होता है। लेकिन इसके बाद में जो अगला सिलसिला है वो सिलसिला समझने लायक है, देखने लायक है, क्योंकि शशि कपूर को 1965 में जो फिल्म मिली वो थी जब जब फूल खिले, और उस फिल्म के ज़रिए शशि कपूर हिट हो गए। शशि कपूर चार्मिंग इंसान, और जो हीरोइन उनके साथ काम करती थी वो बड़ी प्रसन्न होती थी। अब जब जब फूल खिले की जो कामयाबी मिली है उसके बाद में फिर उन्हें प्यार किए जा, हसीना मान जाएगी, प्यार का मौसम, और न जाने कितनी सारी फिल्म मिलती चली गई। शशि कपूर की खासियत ये भी थी कि वो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते यूथफुल रोल तो बड़े अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन वो संजीदा रोल भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और वो संजीदा रोल जो हैं हम उनको देखते हैं विशेष तौर पे जैसे जैसे वो ग्रो करते चले गए, वो प्रोड्यूसर भी हो गए, वो अपना डायरेक्टर भी हो गए, लेकिन उनकी एक्टिंग अगर आप कमाल देखना चाहते हैं शशि कपूर की तो न्यू दिल्ली टाइम्स में देखिए, कलयुग में देखिए, जुनून में देखिए, जो फिल्म उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। इस तरह की फिल्म्स में चलते चलते शशि कपूर बड़े कमाल की अदाकारी करते चले जा रहे हैं। इतने में उन्हें एक फिल्म मिलती है आ गले लग जा, जिसमें शर्मिला टैगोर उनके साथ है। और यूँ भी शर्मिला टैगोर कहा करती थी कि भाई ये बड़ा कमाल का एक्टर है और मुझे तो इसके साथ काम करना किसी भी फिल्म में अच्छा लगता है। माई लव फिल्म में जब दोनों काम कर रहे थे तो वहाँ मुकेश साहब ने एक खूबसूरत गीत दे दिया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। और थोड़ा आगे बढ़े और वहाँ वो गाना गा देते हैं इससे थोड़ा पहले, मतलब इस फिल्म से थोड़ा पहले, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। तो शशि कपूर को जो कामयाबी मिली वो तो मिली। उधर धर्मेंद्र लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शुरू में जैसे अनपढ़ फिल्म है उनकी या बेगाना फिल्म है उनकी, कोई ख़ास नहीं, उन्हें कामयाबी मिली फूल और पत्थर से। फूल और पत्थर में जब वो आते हैं शाका के रूप में तो वहाँ से उन्होंने ही मैन का अपना तमगा भी पा लिया, और उसके बाद में तो वो इतनी फिल्म्स करते चले गए। और उनकी जोवियलिटी बड़ी कमाल की, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की थी। और फिल्म्स में ख़ास तौर से अगर उनकी फिल्म आप प्रतिज्ञा देखें या शोले देखें तो वहाँ आप पाते हैं कि धर्मेंद्र कितने बड़े एक्टर थे, लेकिन मुझे उनकी संजीदगी बड़ी पसंद है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। यानी ये अनुपमा फिल्म का जो गीत है धर्मेंद्र पे इतने खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज्ड है। मैं उनकी सर्वोत्तम फिल्म जो मानता हूँ वो तो मैं मानता हूँ भाई सत्य का बेस्ट। कोई गाना नहीं है उनका यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस संजीदगी से उन्होंने यहाँ एक्टिंग की है, ये अलग बात है कि जो जूरी होती है, पुरस्कार देने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कभी धर्मेंद्र की तरफ ध्यान नहीं किया और कोई ऐसा बड़ा पुरस्कार भी उन्हें जीवन में नहीं मिला। दुनिया से रिख्सत हो गए, थोड़ी सी और सहायता मिल गई होती तो दुनिया से जाने से पहले दादा साहब फाल्के तो उन्हीं का बनता था। आखिरी दिनों में जिन कलाकारों को ये अवार्ड मिला है उनसे 120 गुना ऊपर थे धर्मेंद्र। लेकिन ये तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ इधर से हो जाता है, कुछ उधर से हो जाता है। यानी मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के मिला, शशि कपूर को दादा साहब फाल्के मिला,
धर्मेंद्र, कोई बात नहीं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था ज़्यादा। तो धर्मेंद्र ऐसे एक्टर जो हर तरह के, दो चोर फिल्म में देख लीजिए, समाधि में देख लीजिए, और मेरा गांव मेरा देश में देख लीजिए, एक कमाल का हष्ट पुष्ट इंसान। आखिरी दिन उनके बड़ी मुश्किल में बीते, बड़ी तकलीफ़ में बीते, 90 की तरफ जा रहे थे, बस कुछ ही दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए वो। और इधर जो तीसरे एक्टर हैं मनोज कुमार, मनोज कुमार शुरू में बड़ा कमाल का काम करते थे। 1962-63 के ज़माने में मैं दीवाना हो गया उनका, जब मैंने फिल्म देखी हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये फिल्म मुझे बड़ी पसंद आई। अभी थोड़ा ही समय बीता था, फिर मुझे अपने हुए पराए उनकी बड़ी पसंद आई। कोई बुलाए और कोई आए, और उसके बाद में हिमालय की गोद बड़ी पसंद आई। मैं तो एक ख्वाब हूँ। इन फिल्मों के ज़रिए ये जाहिर होने लगा कि मनोज कुमार साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थे मुकेश साहब। उनके गीतों को वो बहुत पसंद करते थे, इसलिए जब भी मौका लगता था वो लेते थे। क्योंकि जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जब मन उनका उदास रहता था, तो मुकेश साहब के एक गाने ने उनके मूड को काफ़ी ऊंचा उठा दिया था। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे बारे न्यारे। ये गाना जब उन्होंने सुना, राजा मेहदी अली खान ने लिखा था, तो मनोज कुमार की जो उदासी है वो ख़त्म हो गई और वो चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, और इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल की। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना जो ख्याल है वो बदल दिया, और ये पॉपुलर फिल्म सिनेमा से अलग जाकर जब शहीद फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का रोल किया, फिर उसके बाद उन्होंने उपकार बनाई, तो उपकार बड़ी कामयाब फिल्म। अब वो समझ गए कि देशभक्ति की फिल्म जो हैं अगर वो बनाते रहेंगे तो देशवासियों का भी फ़ायदा होगा, और सिनेमा है, सिनेमा में कामयाबी भी मिलेगी। मनोज कुमार एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर, यहाँ तक कि उनकी जो ख्वाहिश रहती थी कि दिलीप कुमार साहब के साथ काम करें, फिल्म आदमी में उन्होंने काम किया इकट्ठे दोनों ने, लेकिन क्रांति फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार को डायरेक्शन भी दी। तो ये जो कलाकार हैं तीनों के तीनों, ये बेहतरीन कलाकार हैं, और तीनों कलाकारों ने 1961 में कामयाबी पानी शुरू की और इसके बाद में कामयाबी पाते चले गए। इन कलाकारों को मैं इसलिए याद करता हूँ, बेहतरीन अंदाज में एक नदी की तरह से ये बहते चले गए। देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, ये है एक नहर, गंगा नहर, और इसके ऊपर से जा रही है वो बरसाती नदी। आप कहेंगे अरे यहाँ तो कार चल रही हैं, आइए ज़रा जुलाई में, अगर यही जो रूखी सूखी सी नदी है इसमें पानी इतना भर जाएगा कि आप पार नहीं जा पाएंगे। यानी नहर के ऊपर नदी बनाकर हम हिंदुस्तानी जब काम करने पे आते हैं तो कमाल कर दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। अपने तीनों महत्वपूर्ण कलाकारों को याद करते करते मैं देवप्रयाग आ गया। देवप्रयाग 70 किलोमीटर ऊपर है ऋषिकेश से। ऋषिकेश से आप श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो 70 किलोमीटर भी आता है। बड़ा पावन पवित्र स्थल है। ये बाएं हाथ से जो आ रही है ये भागीरथी है, दाएं हाथ से उधर से जो आ रही है वो अलकनंदा है। यहाँ आकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और यहाँ मिलते ही ये गंगा बन जाती है। तो जो हमारे दक्षिण में दोस्त हैं वो इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान दें कि दो नदियों का जो मिलन है, संगम जो है, वो गंगा का जन्म है। तो गंगा का जन्म यहाँ हो जाता है और यहाँ से सफ़र शुरू। देखिए जल कितना स्वच्छ है। ये जो लेफ़्ट पे यानी बाएं पे भागीरथी है, इसका जल तो हमेशा ही बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन ये जो दाएं हाथ से आ रही है अलकनंदा, इसका जल थोड़ा धूमिल सा रहता है। ये देखिए दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो क्लियर कट है।
कहा यह जाता है कि अलकनंदा जो कि दाएं हाथ पे है उसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा गुमान था, तो ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया। अच्छा, तुम ज़्यादा अपने आप को समझती हो तो तुम तो ऐसे ही धूमिल सी रहोगी, और भागीरथी तुम तो गाती गुनगुनाती मुस्कुराती हमेशा इसी तरह दिखोगी। और सच ये है कि भागीरथी का जल जो है वो हमेशा स्वच्छ रहता है, और ये अलकनंदा का जल तो और भी ज़्यादा मटियाला हो जाता है। खैर ये किस्से कहानियाँ बात की बातें हैं, लेकिन ये देखिए जहाँ मैं आ पहुँचा हूँ अपने 3 कलाकारों को याद करते हुए, यानी मनोज कुमार, शशि कपूर और धर्मेंद्र। तो जनरली तीर्थ स्थानों पर आकर के लोग बड़ी धार्मिक बातें करते हैं। मेरा कहना यह है कि कला जो है वो इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। अगर कला में आपकी दिलचस्पी है और कला का गला आप नहीं घोंट रहे, जैसे आजकल ज़्यादातर लोग घोंट रहे हैं, तो फिर आप कमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये गंगा यहाँ से बन जाती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वो सामने बड़े प्राचीन मंदिर हैं, और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ऋषिकेश तक अक्सर ही जाता हूँ, लेकिन ऋषिकेश से ऊपर 70 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बड़ा घुमावदार रास्ता है। लेकिन चलते रहिए, पहुँच जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं आपके। और मैं पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। एक ज़माने में तो मोटरसाइकिल पे भी आ जाता था, लेकिन तब आतिश जवां था। आज मैं यहाँ करके इस जगह पे कुछ गीतों को याद कर रहा हूँ, तीनों कलाकारों के, तीसरी लहर हमारी। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा कि नहीं, बोल 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 संगम होगा कि नहीं। भाई देखो, बात मैं यहाँ राधा की नहीं कर रहा, राज कपूर की नहीं कर रहा, मैं इन 2 नदियों की बात कर रहा हूँ। उधर से आ रही है भागीरथी, ये जा रही है अलकनंदा, ये देवप्रयाग है, और दोनों नदियाँ यहाँ आकर के मिल जाती हैं। मैं जैसे इन दिनों कुछ अलग अलग फिल्म कलाकारों का जिक्र करता रहता हूँ, तो यहाँ से मैं ये महसूस करता हूँ कि कितनी पावन स्थल है ये, कितना खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है, और लोगों का विश्वास इतना कि वो वहाँ पर जा कर के स्नान करते हैं। भाई मैं दरअसल इन दिनों फिल्म्स का जिक्र कर रहा हूँ, और फिल्म्स की अलग अलग लहरों का जिक्र कर रहा हूँ। तीसरी लहर में जो कलाकार मेरे सामने मौजूद हैं, उन्होंने 1958 से 1961 तक संघर्ष किया, और उन 3 कलाकारों का नाम शशि कपूर, धर्मेंद्र और मनोज कुमार। अब आप सोच के देखिए कि ये वो कलाकार हैं जो अपना समय आने का इंतज़ार कर रहे थे। धर्मेंद्र ने एक कंपटीशन को जीता जिसमें हज़ारों लोग थे। शशि कपूर फर्स्ट फैमिली ऑफ फिल्मडम से है, लेकिन किसी ने कोई सत्ता नहीं। और तीसरे कलाकार मनोज कुमार दिल्ली से चले, नाम था हरि कृष्ण गोस्वामी, और एक पूरा साम्राज्य उन्होंने बनाया। मनोज कुमार की दिलचस्पी जो होती थी वो ज़्यादातर बाद में देशभक्ति की फिल्म्स में हो गई थी। बहुत अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी फिल्म्स भी बनाई उन्होंने। और मेरी जो देशभक्ति है वो ये है कि मैं उस ज़माने को लौटाने की कोशिश करता रहता हूँ। ऐसे खूबसूरत जगह पे आकर के मैं आपको, ख़ास तौर से दक्षिण में बैठे हुए मेरे दोस्त ये समझ लें कि ऋषिकेश से भी 70 किलोमीटर ऊपर है ये जगह जिसका नाम है देवप्रयाग। वो आ रही है लहराती बल खाती भागीरथी जो गोमुख से आई, और ये आ रही है अलकनंदा जो श्रीनगर से आ रही है, कई नदियों को समेटे हुए। और यहाँ देखिए हो गया संगम और बन गई गंगा, और गंगा यहाँ से आगे बढ़ती चली जा रही है। ये चलती चली जाती है, यहाँ से ऋषिकेश जाएगी, ऋषिकेश से हरिद्वार, और बंगाल में गंगा सागर तक पहुँचते हुए 2300 किलोमीटर का सफ़र पार कर लेगी गंगा। तो देखिए ना कैसी खूबसूरत जगह आपको दिखाई, और कैसे कलाकारों का जिक्र कर रहा हूँ। उसका जल देखिए कितना स्वच्छ होता है भागीरथी का, और हमेशा ऐसा ही रहता है ये जल, बारिश हो बादल हो कुछ हो ये। लेकिन ये ज़रा मटियाली हो जाती है, और दोनों नदियों का अपना अपना अस्तित्व है, और ये संगम कहलाती है जगह। और यहाँ लोग स्नान करते हैं, खुश होते हैं कि चलिए यहाँ जहाँ से गंगा शुरू हो रही है वहाँ आकर के वो स्नान कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा 2 छींटे गंगा जल के भी जान लिए तो हो तो है तो गंगा जल ही ना। अच्छा, इत्तेफाक ये है
कि इन तीनों कलाकारों को मुकेश साहब की आवाज़ बड़ी पसंद है। शुरू के दिनों से ही जो गीत इन लोगों ने लिए मुकेश साहब के, जैसे मैं शशि कपूर की बात करूं, आपने यूं ही दिल लगी थी, यूं उदासी के गीत से वो चले गए, जिक्र होता है जब कयामत का, तो शशि कपूर का जो रोमांस है उनके चेहरे से झलकता है। अच्छा, मनोज कुमार के जो गीत मुझे मुकेश साहब ने जो उनके लिए गाए, उसमें इतने खूबसूरत गीत थे। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न करे, और उसी तरह से जब भी उनकी कोई फिल्म बनती थी तो उसमें, और देख, मैं ना भूलूंगा एक प्यार का नगमा। अच्छा, मैं एक और बात आपको मनोज कुमार के बारे में बताते चलूँ। उनकी दोस्ती इस तरह से हो गई थी मुकेश साहब से कि जब कभी कोई गाना गाना होता था मुकेश साहब ने और उन पर वक्त नहीं है, बिज़ी होते थे, तो धीरे से वो मनोज कुमार कहते थे मुकेश साहब से, अरे कृपा राम जी, मेरे गाने पे कृपा कर दीजिए, मेरा गाना गा दीजिए। और मुकेश साहब मुस्कुरा देते। धर्मेंद्र के लिए तो बहुत सारे गाने, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, कितने सारे गीत गाते थे वो। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मन की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों। मैं इस जगह से इसलिए नहीं हटना चाह रहा हूँ कि बड़ी मेहनत करके और बहुत रास्ता पार करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऋषिकेश से 70 किलोमीटर ऊपर चले आते हैं तब आप देवप्रयाग आते हैं। मैं इस वक्त देवप्रयाग में हूँ और लहरों के रेले का जिक्र कर रहा हूँ और तीनों कलाकारों का जिक्र कर रहा हूँ। शशि कपूर ने लगभग सभी अदाकारों के साथ काम किया और धर्मेंद्र ने भी और मनोज कुमार ने भी। मनोज कुमार ने जो अपनी फिल्म्स बनाई वो बड़ी कमाल की फिल्म्स होती थी, संगीत तो उसमें बेहतरीन होता ही था, लेकिन जो मुझे ख़ास दिखाई देता है तो शशि कपूर का चेहरा मुझे बहुत याद आता है। बड़ा मासूम सा चेहरा और इतनी बैकग्राउंड होते हुए भी उन्हें किसी किस्म की मदद की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपना काम करते चले गए और हवाएं उनका साथ देती चली गई, घटाएं उनका साथ देती चली, सूरज ने उनका साथ दिया, आफताब बन के चमके ये तीनों कलाकार। मुझे शशि कपूर की बात याद आती है कि बेंच के बाहर हम तीनों बैठे रहे। मैंने ये भी सुना है कि एक बार जब देव साहब अंदर जा रहे थे प्रोड्यूसर के पास, तो अंदर जब वो पहुंच गए तो इन तीनों ने खुश होकर के देखा, रहे देव साहब। तो अंदर जा कर के देव साहब ने प्रोड्यूसर को रिकमेंड किया, ये नौजवान जो बैठा है धर्मेंद्र के नाम से, इसको बुलाओ, इसके अंदर ज़रा दमखम अलग सा है और इसको काम देते हैं। तो आखिरी पल तक भी धर्मेंद्र एहसानमंद रहे देव साहब के, ख्वाहिश यही रही कि देव साहब के साथ फिल्म कर लें। कोई फिल्म की भी, लेकिन वो फिल्म बड़ी हल्की सी थी और बड़े हल्के स्टैंडर्ड की थी, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। कहाँ वो ज्वेल थीफ और कहाँ ये रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। लेकिन धर्मेंद्र कहने लगा मैंने ये की क्योंकि इसमें देवानंद थे और इसमें अशोक कुमार थे और मेरे लिए तो ये सभी दिग्गज कलाकार, इनके सपने देखता था मैं, इनकी फिल्में देखता था मैं और मैं इनके साथ काम कर रहा था, वही बड़ी बात है। तो ये तिगड़ी है, ये ट्रायो है और इन ट्रायो के जैसे मैंने कहा कि गीत तो बेहतरीन होते ही थे और अपनी अपनी पसंद की हीरोइंस के साथ जितना इन्हें मौका मिलता था उतना काम ये कर लेते थे। और जैसे मैंने कहा कि मनोज कुमार बड़े हैंडसम दिखते थे उस ज़माने में, तौबा ये मत वाली चाल, इस तरह के गीत जब उनके ऊपर पिक्चराइज होते थे मुझे बहुत लुत्फ़ आता था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब। अच्छा, ये सड़क जो है सामने ये आपको ले जाएगी श्रीनगर और श्रीनगर के बाद में आपके चारों धाम खुले हैं। अभी कुछ दिनों में यह यात्रा शुरू हो जाएगी, पैर रखने की जगह आपको यहाँ मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा भाई दक्षिण के दोस्तों, आप लोगों के लिए तो गंगा बहुत दूर है, आइए मैं आपको फिल्म डम के ज़रिए गंगा दिखाई देता हूँ। तो ये है वो जगह जिसे देवप्रयाग कहते हैं
ये है वो जगह, दो नदियों का संगम है। ये तो आज इसकी कुछ किस्मत अच्छी है इधर जो राइट पे है अलकनंदा, वरना ये तो बड़ी मटियाली सी रहती है हमेशा। संगत का असर है कि उधर से भगीरथी का स्पर्श पाकर ये भी चमकने दमकने लगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी अच्छाई आई, और अगर इधर उधर नेगेटिविटी की बात करोगे तो फिर मारेंगे भैया। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मुसलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ से उत्पत्ति होती है गंगा की, और दो नदियों का मिल जाना, उधर से भागीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा, और ये संगम जो है यहाँ से गंगा का अपना एक अस्तित्व बन जाना, दो नदियों का मिल करके। अलकनंदा में तो पहले रास्ते में और भी नदियाँ मिल जाती हैं, लेकिन भागीरथी की शान देखिए, अपने आप में अनोखी, और उत्तरांचल में आकर के ऐसे सीन्स को देखना एक खुशी की वजह तो बन जाती है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। जो लोकेशन पॉइंट मैंने लिया है वो बड़ा कमाल का है। मैं वहाँ तक जा चुका हूँ कई बार, लेकिन वहाँ ज़रा सा स्लिप आपका पहुँचा तो पहुँच गए आप गंगा सागर, जो कि यहाँ से 2300 किलोमीटर बंगाल में है। थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ता है। बहुत ही पुरानी जगह है, मंदिर बड़ा पुराना है यहाँ का, और माइथोलॉजी में भी इसकी काफ़ी महत्व है। लेकिन मैं गंगा के इस रूप को देखकर गदगद हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। कितना खूबसूरत है ये मंज़र, गंगा दिखाई दे रही है अपने बहुत ही स्वच्छ, साफ, शफाफ रूप में, और चलती हुई हवाएं और बहती हुई लहरें। धन्य हो जाते थे वो हमारे एक्टर जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब कुछ गाते थे। जब शुरू के दौर से ही धर्म जी को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत गीत रफ़ी साहब ने गाया, छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। और रफ़ी साहब ने इतने खूबसूरत अंदाज में धर्मेंद्र के लिए इस गीत को गाया, धर्मेंद्र प्रसन्न हो गए। शशि कपूर के लिए भी कई गाने गाए उन्होंने, लेकिन उदासी में डूबा हुआ एक गीत मुझे हमेशा याद आता है, सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए, मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए। शशि कपूर सज्जन से, शरीफ से, प्यारे से, और देखिए कितने खूबसूरत जगह पे आकर मैं याद कर रहा हूँ, देवप्रयाग में, जहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है, भागीरथी और अलकनंदा। मनोज कुमार तो शुरू से ही समझ गए थे, क्योंकि एक जगह गाया रफ़ी साहब ने, मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फ़कीरों ने डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला जाने, छेड़ा जो दिल का तराना, हंसा जोर से ये ज़माना, उठाया फ़कीरों ने डेरा, और तीनों ने डेरा उठा लिया। यानी मनोज कुमार बहुत जल्दी ही काम छोड़ चुके थे, तबीयत ठीक नहीं रहती थी उनकी। शशि कपूर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आखिरी दौर में एक फ़िल्म मुहाफिज़ उन्होंने की, इन कस्टडी, बहुत बढ़िया। लेकिन धर्मेंद्र ने 90 बरस की तरफ जाते जाते भी अपनी आखिरी फिल्म को पूरा किया। तो ऐसे कलाकार तीन जिन्होंने 58, 59, 60
में अपना संघर्ष शुरू किया। 1961 को उनको फिल्म्स मिली और तीनों ने एक ही वक्त में करियर शुरू किया, लेकिन करियर ख़त्म अलग अलग वक्त में हुआ। तो ऐसे अद्भुत कलाकारों को कौन याद नहीं रखना चाहेगा। देखिए, जहाँ तक इकट्ठे बात रहती है काम करने की, तीनों का स्टाइल अलग था। फिर भी राज कपूर ने देखा कि मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र और मनोज कुमार के लिए जगह है, तो राज कपूर ने उन दोनों को मेरा नाम जोकर में लिया। फिर राज कपूर ने देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम में शशि कपूर को लिया जाना चाहिए, वहाँ उन्होंने शशि कपूर को लिया। कितनी मेहनत आप कर लीजिए, कितने खूबसूरत अंदाज में ज़िंदगी को जी लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वक्त का पहिया घूमता रहता है। जो बढ़ रही है वो उम्र है, जो घट रही है वो ज़िंदगी। झूमते हुए ये पौधे भी यही बताते हैं और बहती हुई गंगा भी यही कहती है। ये गंगा का सृजन ही यहाँ से हुआ है, वो सामने गंगा की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरू यहाँ से हुई गंगा देवप्रयाग से, और 2300 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके पहुँचती है गंगा सागर यानी बंगाल में। इसी तरह ये हमारे कलाकार भी अपने अपने काम को पूरा करने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। याद आते हैं भाई मुझे तो बहुत ही। तो तीसरी लहर के ये 3 कलाकार आगे और देखेंगे। रंग बिरंगी एक शाम है और इसी में जैसा मैंने कहा कि आप देखते रहिए और इन रंगों की यही है, जिंदगी को जिए खुशी से। मैं तो इन दिनों याद फिल्म कलाकारों को कर रहा हूँ, और फिल्म में रंगत होती है, इतने खूबसूरत रंग भरे होते हैं, तो मैं लगातार लहरों का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई पहली लहर है, फिर दूसरी लहर है, और मैं दूसरी लहर का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें हमारे जो कलाकार हैं उनका हम जिक्र करें। कितने कमाल के कलाकार थे वो, मनोज कुमार, उनके बारे में तो बातें मैं जो कहेंगे वो कहता रहूँगा, लेकिन ये मंजर इतना खूबसूरत है। ये अपने आप में एक विचित्र जिधर भी मैं देखता हूँ दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी बातें मैं ज़रूर उसके बारे में करता रहा हूँ और मैं लास्ट फेज़ में आ गया हूँ। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा दृश्य दिखा दूँ जो जल्दी से तो कहीं देखने को मिलता नहीं। ये देखिए रंग बदल रहे हैं। मेरे कुछ श्रद्धालु मैं उनको कहता हूँ जो मेरे वीडियोस को देखते ही हैं और उनको खुशी होती है, मतलब उनकी कोई मजबूरी नहीं है, तो मुझे कभी कभी कहा करते हैं सर आप लोकेशन बता दिया करो, क्योंकि लोकेशन आप नहीं बताते कभी कभी। मैं कहता हूँ यार जाके ढूंढो ना, तुम भी तो देखो जाकर के कैसे कौन कौन सी जगहें हैं। लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे इंसान हैं, मैं उनको और सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। हमेशा से जब से मैंने ऋषिकेश आना शुरू किया, वो 50-55 साल पहले लक्ष्मण झूला तो लगभग अब आखिरी दौर में आ गया है और वहाँ बन रहा है ग्लास ब्रिज, शीशे का ब्रिज बन रहा है, लगभग तैयार है। फिर उसके बाद लगभग 45 साल पहले बन गया राम झूला, और ये है जानकी सेतु। तो जानकी सेतु पे शाम होते ही 6:30 बजे ये रंग बिरंगे अपने ये विज़न देने शुरू कर देते हैं। नीचे गंगा है, उधर कुछ आश्रम हैं सामने, और यहाँ है ये जानकी सेतु। अब इसमें देखते रहिए रंग कैसे बदलते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं तो इन दिनों इसलिए स्पेशली आज उन जगहों पे जा रहा हूँ जहाँ मैं अपने उन कलाकारों को याद कर सकूँ जो तीसरी लहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी किया। वो इतने महत्वपूर्ण कलाकार हैं क्योंकि देखिए उनको मेहनत बहुत करनी पड़ी, हर कलाकार को मेहनत करनी पड़ती है। ये तीसरा सेतु बने हुए लगभग अभी 1.5-2 साल ही हुआ है, अभी नया है, ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है। लेकिन ये जो रंग बदलते हैं ना इसके, ये बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। शाम होते ही 6:30 बजे शुरू कर देते हैं, ये 8:30 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। और ये देखिए क्या रंग आया है। नीचे गंगा बह रही है, गंगा में पानी बहुत कम है, जल बहुत कम है। वो आश्रम में उधर जल कम है, और ये जो रौनक है, रंगत है,
ये जानकी सेतु की ही रौनक है। बहुत ही दिलकश रंग दिखाई देते हैं यहाँ बदलते हुए। बैकग्राउंड में कुछ बड़े मंत्र चलते रहते हैं उन आश्रम्स में। और ये देखिए फिर यहाँ सामने ये सात्विकता जो है भारतीयता की बड़ी खूबसूरत सी प्रतीक है, और बड़े श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए इस वक्त इसको देखने आते हैं। ऋषिकेश में एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा मालूम भी नहीं, और मैं भी इतनी दूर से चलकर यहाँ पर पहुँचा, रुका बाकायदा। मैंने कहा भाई देखो इस सिलसिले को तो देखना है, क्योंकि ये सेतु जो है ये दो किनारों को जोड़ देता है और एक तरह से ये तीसरा बन गया है। तो वो जो ग्लास ब्रिज बन रहा है वो भी लगभग तैयार है। भी वहीं से भी मैं होते हुए आया था और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऋषिकेश में शाम के वक्त में आकर के। ये देखिए ये दिलकश मंज़र है, खूबसूरत है। और गंगा तेरा पानी अमृत। यस, पानी बहुत कम है आजकल, बहुत कम जल है इसमें, क्योंकि अभी गर्मी पड़नी शुरू होगी और ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर भर जाएगी गंगा। ये देखते रहिए, ये रंग बदलते हैं। अच्छा एक ख़्याल है ये टूरिज़्म को प्रमोट करने का, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल नगरी हो गई है ऋषिकेश, इसीलिए अलग अलग जगहों से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, योग करते हैं। ये देखिए फिर एक बार रंग बदले गए। महत्वपूर्ण है ये सिलसिला। अद्भुत, एकदम खूबसूरत अंदाज। ये सेतु गंगा पे है, इसे जानकी सेतु कहते हैं। वो सामने आश्रमों की कतार है, वो उधर से दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये कुछ रंग बड़े खूबसूरत उभरते हुए हैं, और वहाँ तो आश्रमों की कतार है, देखने वालों की भी कतार है यार। एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं लोग ऐसे दृश्य देखकर। ये देखिए पूरा भीड़ भड़का है। कलर बड़े रंगीन रंग में दिखते हैं, रंगत है। और करीब से देखना चाहें तो मैं आपको ग्लास ब्रिज दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूं। और अब ये तैयार लगभग हो चुका है, बस किसी भी वक्त ये शुरू होने वाला है। और फिर देखिए एक नया आर्टिस्टिक करिश्मा आपको यहाँ ऋषिकेश में दिखाई देगा, बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास में ग्लास ब्रिज। ऋषिकेश में राफ्टिंग का अपना मज़ा कुछ अलग ही होता है। गंगा इतनी साफ़ सुथरी शफाफ गंगा, और नौजवान निकल आते हैं अपनी अपनी सफ़ीने लेकर, और ये चलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर कोई रपटा आता है, उस रपटे पे सारे ये अलर्ट हो जाते हैं। और मैं भी जब कभी करता हूँ यहाँ राफ्टिंग तो लुत्फ़ इतना आता है, क्योंकि गंगा गहरी बहुत है। अब यहाँ से फिर ये देखिए कहाँ जाते हैं, कुछ किनारे पे आने की कोशिश करते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। ये राफ्टिंग का सीज़न है, और अब देखिए ना अगले 4 महीने तक यहाँ होश नहीं आता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक लगभग चलती रहती है, फिर बंद हो जाती है, चूँकि गंगा भी सैलाबी होने लगती है। और ये गर्मियों के दिनों में इसका लुत्फ़ अलग ही है। ये है ऋषिकेश में गंगा।
ये देखिए, ये देखिए, जंगलों के ये हैं वो चरिंदे जो कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं खाने के लिए। क्या करें, भूख से बड़ी सच्चाई भी दुनिया में क्या है। बाशिंदे हों, चरिंदे हों, परिंदे हों, भूख तो एक सत्य है। और ये भी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कुछ मिलेगा। जंगलों में भूख बहुत तेज़ी से पनपती है, इन्हें भी कुछ नहीं मिलता, फिर भी रूखा सूखा जो मिलता है उसके ज़रिए अपना काम चला लेते हैं। और वो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से कुछ आए। लीगली इन्हें कुछ खिलाना चरिंदों को एक लीगल ऑफेंस है, जंगलों में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये फिर कार के नीचे आ जाते हैं या कुछ और एक्सीडेंट इनके हो जाते हैं। इसलिए देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये देखिए, वो तो चल दिया और ये बिरादरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।